शहडोल के विधायक, जो प्रदेश में पूर्व मंत्री भी रहे और इस यूनिवर्सिटी के स्थापना में जिनका बड़ा अहम योगदान रहा, ऐसे श्री जयद्रथ सिंह परमार जी और इस यूनिवर्सिटी के कुलपति और आपके इस सारे कार्यक्रम के संयोजक माननीय डॉक्टर C.K. टिम्बड़िया जी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल प्रदेश के कुलपति, जो प्राकृतिक खेती से बड़ी गंभीरता से वर्षों से जुड़े हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में जब मैं गवर्नर था उन दिनों जितना भी काम हम वहां कर पाए उसमें जिनका बहुत मजबूती से मेरे साथ सहयोग रहा, ऐसे डॉक्टर राजेश्वर चंदेल जी, हमारे बीच में वाइस प्रेसिडेंट सूर्या फाउंडेशन एवं प्रेसिडेंट इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली माननीय डॉक्टर अनंत बिरादर जी, ये भी मेरे बहुत पुराने साथी। एक जमाना था जब मैं आजकल जैसे प्राकृतिक खेती के लिए पागल हुआ फिरता हूँ, एक जमाना था इतना ही पागल मैं प्राकृतिक चिकित्सा के लिए फिरता था। वो चर्चा मैं आपके बीच में करूंगा। उस समय से डॉक्टर अनंत बिरादर हमारे बड़े सहयोगी साथी रहे और सूर्या फाउंडेशन के प्रेसिडेंट श्री जयप्रकाश जी, जिनमें आप लगभग जितने प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े भाई उनको बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, उनका बहुत स्नेह और अपनापन अपने साथ रहा। हमारे बीच में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के सहायक महानिदेशक माननीय डॉक्टर S.K. शर्मा जी उपस्थित हैं। उनका आज के इस कार्यक्रम में अब तक के किए सहयोग के लिए और उपस्थित होने पर मैं भी अभिनंदन करता हूं। हमारे पंचमहल के कलेक्टर अजय दहिया जी, मैं 2 दिन से इस जिला में घूम रहा हूं, गांव में और दूसरे स्थानों पर, तो इनका पूरे प्रशासन के साथ हमारे मिशन में सहयोग है और यहाँ पर उपस्थित सभी लगभग 23-24 प्रांतों से आए हुए सम्मानित वैज्ञानिकगण, शोधकर्ता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के सभी विशेषज्ञ, प्रिय किसान भाई बहनों, छात्र छात्राओं और देश के विभिन्न राज्यों से पधारे सम्मानित प्रतिनिधिगण, आज मुझे अपार प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश सरकार ने इस प्राकृतिक यूनिवर्सिटी की विधिवत स्थापना की है। यह यूनिवर्सिटी जिसके प्रांगण में आप बैठे हैं, यह देश और दुनिया की पहली प्राकृतिक खेती की यूनिवर्सिटी बनी है। इसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भाई भूपेंद्र भाई पटेल जी, जिनका बहुत बड़ा सहयोग सदा बना रहा, और आप सब इस बात को जानते हैं कि जो व्यक्ति प्राकृतिक चिकित्सा जीवन शैली अपना ले और प्राकृतिक आहार का प्रयोग करे, योग और मेडिटेशन से जुड़ा हो, वो बीमार हो ही नहीं सकता। इसका प्रबल उदाहरण से ही मैं अपनी बात शुरू करता हूं और ऐसे व्यक्ति को आपके बीच में मैं प्रस्तुत करता हूं जिसको देश और दुनिया जानती है, और वो है आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। भाइयों और बहनों, उनका राजनीतिक क्षेत्र में 25 साल का अनुभव है
राजनीति में पिछले 25 साल से जुड़े हैं, और जो आदमी राजनीति में होता उसका जीवन भी सार्वजनिक ही होता है। इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। दुनिया में अनेक देश हैं, अनेक प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने देश के, लेकिन हम गारंटी के साथ दुनिया के लोगों को चैलेंज करके कह रहे हैं कि भारत के पास ही ऐसा प्रधानमंत्री है जो भारत की प्राचीन विरासत को जीवन में अपना करके जीते, जो योग में विश्वास करते हैं, प्राणायाम में विश्वास करते हैं, प्राकृतिक खेती में विश्वास करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद में विश्वास करते हैं। इसी का परिणाम है 25 साल के इस कार्यक्रम में कोई आदमी बता दे प्रधानमंत्री जी ने एक दिन भी छुट्टी ली हो, किसी दिन आपको सूचना मिली हो कि प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य खराब है इसलिए विश्राम में, कोई बताए। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? यदि व्यक्ति सही ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार जीवन शैली अपनाए, योग और प्राणायाम उनके जीवन का हिस्सा, और प्राकृतिक खेती का वो इतना प्रचार स्वयं भी करते हैं और इतना प्रामाणिकता से हमारी बातों को आगे बढ़ा करके उत्साहवर्धन करते हैं। अभी तमिलनाडु के कुछ भाई मेरे को जयद्रथ परमार जी ने बताया कि तमिलनाडु से कुछ बंधु आए हुए जो प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं, देखो हाथ खड़े हो गए, और वो मेरे से मिलना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा, अभिनंदन आपका। इन्हीं के यहाँ प्रधानमंत्री जी अभी 10-15 दिन पहले थे, जहां उन्होंने दक्षिण भारत से प्राकृतिक खेती को लॉन्च किया, और उन्होंने बोलते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती मेरे दिल के सबसे नजदीक है, और उन्हीं के कृपा से इस समय सारे भारतवर्ष में प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन उन्होंने बना दिया है। अब ये प्राकृतिक खेती पूरे देश में विधिवत लागू होने जा रही है, और आप यहाँ पर दोनों परिवारों के लोग बैठे हैं, प्राकृतिक चिकित्सक भी बैठे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा जीवन शैली को अपना करके लोगों को, औरों को भी आप प्रेरित करते हैं। आप लगभग देश के 23-24 प्रांतों से, मुझे टिम्बड़िया जी ने बताया, आप लोग आए। आपका यहाँ बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत मैं भी करता हूँ। और आपके बीच में यहाँ प्राकृतिक खेती करने वाले भी बहुत सारे किसान भाई बहन बैठे, और हम जिस प्रांगण में बैठे वो तो प्राकृतिक खेती की ही यूनिवर्सिटी है। ऐसे सकारात्मक सोच के लोगों का आपस में मिलना और उनकी मंत्रणा होना, और 2 दिन की कार्यशाला में अपने अपने पेपर प्रेजेंट करना, रिसर्च पेपर प्रस्तुत करना और इस पर मंथन करना, ये मैं समझता हूं ये भारत देश के सुंदर भविष्य की सोच का परिणाम यहां से निकलेगा। क्योंकि भाई और बहनों, इस दुनिया में सबसे बहुमूल्य चीज यदि मेरे और आपके पास कोई है, सबसे बहुमूल्य चीज, तो वो मेरा आपका अपना शरीर है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर स्वस्थ है तो आप दुनिया के भी सेवा भाव से कार्य कर सकते हैं, धर्म कर्म भी कर सकते हैं, सब कुछ जो चाहते हैं वो आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। और शरीर ही बीमार है, हम ही अस्वस्थ हैं, रोज
रोजाना मरम्मत कराने के लिए डॉक्टर के द्वार पर बैठे रहते हैं। हम ही दूसरों से सेवा लिए हुए, दूसरों की सेवा क्या करेंगे? इसलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद का ऋषि बहुत अच्छी बात लिखता है। आयुर्वेद में लिखा, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, कि मानव शरीर को प्राप्त करके हम सब का जो परम धर्म है, परम कर्तव्य, वो क्या है? मानव शरीर को धारण करके मनुष्य का कर्तव्य है धर्म अर्थ काम करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना। और इसकी प्राप्ति करने का आयुर्वेद ने मूल साधन बताया, स्वस्थ शरीर। यदि स्वस्थ शरीर नहीं तो ना हम धर्म के काम कर सकते, ना अर्थ कमा सकते, ना काम की पूर्ति कर सकते और न मोक्ष की प्राप्ति कर सकते। तो इन सब का साधन है स्वस्थ शरीर। और भारत के लोगों ने लोकोक्ति बना दी कि पहला सुख निरोगी काया। और निरोगी काया होगी कैसे? आज जब हम चारों तरफ देखते, मैं तो बहुत इन दिनों गुजरात में प्रसन्नता का अनुभव विशेष से कर रहा हूं। अभी जो माननीय मंत्री जी जीतू भाई वाघानी जो हमारे बीच में बोल रहे थे, ये पिछले दिनों शिक्षा मंत्री भी गुजरात में रहे और अब सौभाग्य से हमारे यहाँ कृषि मंत्री सहकारिता विभाग इन्हीं के पास है। और जो राज्यपाल होता है ना, उसके पास जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वो सब उनके चांसलर होते हैं। और उस कारण जो कॉन्वोकेशन होते हैं, यूनिवर्सिटीज के कार्य होते हैं, तो उनमें मेरे को भी जाना पड़ता और मंत्री जी को भी वहां वो भी आते थे। तो उन दिनों हमारा बड़ा अच्छा तालमेल बना और उनका अपना जीवन एक बहुत राष्ट्र भाव से भरा हुआ है। वो जिस भी काम को करते हैं दिल से करते हैं और समर्पण से करते हैं। ये किसी भी राज्य के लिए सौभाग्य की बात होती है जब कोई मंत्री अपने विभाग के काम को लोक कल्याण की भावना से, जनमानस के कल्याण की भावना से, प्रदेश और समाज के उत्थान की भावना से करता है तो वहां लोगों का बहुत बड़ा कल्याण होता है। तो मैं शिक्षा क्षेत्र में था तो भी इनका बहुत बड़ा साथ मेरे को मिला। और अब कितना सौभाग्य है कि ये मेरा विषय नहीं होता राज्यपाल का खेती बाड़ी का। पूरे देश में कोई खेती बाड़ी राज्यपाल नहीं सोचते, लेकिन ये मेरा बचपन का बहुत विषय रहा क्योंकि मैं गांव में पैदा हुआ, किसान के घर में पैदा हुआ। वहां पशुपालन भी होता था, खेती बाड़ी भी हाथ से करनी पड़ती थी। और उसके बाद गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा में मैं 35 वर्ष तक प्रधानाचार्य रहा। वहां गुरुकुल में हमारे पास 200 एकड़ जमीन है और वहां मैंने गौशाला भी बनाई हुई, क्या ताकि बच्चे जो रेजिडेंशियल रूप से पढ़ते हैं उनको शुद्ध दूध मिल सके। एक दिन एक घटना घटी मेरे साथ। मैं जो खेती करवाता था उसमें जैसे किसान यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक डालते सब डलवाता था। एक दिन जो मंत्री जी अभी बोल रहे थे ना, डांगर का खेत, गुजरात में डांगर चावल की खेती को बोलते हैं। आप बाहर प्रदेशों के समझ में शायद ना आई हो, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। तो मेरे यहाँ भी डांगर का खेत था, चावल 120 एकड़ में लगाए हुए थे और उसमें कीटनाशक का स्प्रे में करवा रहा था। तो जो खेत कर्मचारी था बेचारा, वो स्प्रे करता करता बेहोश होकर के खेत में गिर गया। दूसरे साथी ने देखा, दौड़ा आया, हम उसको हॉस्पिटल में ले गए। 3 दिन में मुश्किल से जान बचा पाए। और मैं अखबारों में पढ़ता था
कि इस देश में सैकड़ों किसान प्रति वर्ष खेतों में दवाई छिड़कते हुए उनके दिमाग में चढ़ जाती है, बेहोश होकर मर जाते हैं। तो इस कर्मचारी को जब मैंने तड़पते हुए देखा तो मेरे मन में एक विचार आया कि इस खेती कर्मचारी ने इस कीटनाशक को न तो खाया न पिया, केवल गंध मात्र से बेहोश हो गया। और मैं जो चावल खिलाऊंगा अपने गुरुकुल में पढ़ने वाले 1500 बच्चों को, जो साग भाजी खिलाता हूं इन बच्चों को, जो भी खेत में पैदा होता है मैं सीधा जहर खेतों में डलवाता हूं और ये जहर वाला उत्पादन मैं इन मासूम देश के भावी बच्चों को खिलाता हूं। इससे बड़ा अपराध पाप नहीं हो सकता। उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि अब मैं जहर वाली खेती नहीं करूंगा। ये घटना थी जिसने मेरे को बदला प्राकृतिक खेती करने के। और अब मेरे आदरणीय बंधुओं, वहां हमारे लगभग 200 एकड़ जमीन में 9 साल से एक बूंद भी यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, कोई केमिकल हम खेतों में नहीं डालते। और हमारा उत्पादन जो रासायनिक खेती करते हैं उनसे ज्यादा हम पैदा करते हैं, उनसे ज्यादा उत्पादन लेते हैं। जब मैंने अपने खेत में ये अनुभव किया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में उन दिनों माननीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी का सेवा करने का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने मेरे को दे दिया कि मैं हिमाचल प्रदेश में गवर्नर बना। तो मैं इधर खेत में उन दिनों मेरे अनुभव चल रहे थे। 2 साल 4 साल में हिमाचल में रहा। पहले 2 साल मैंने खेती नहीं बढ़ाई, अंत के 2 साल में काम किया, क्योंकि उन दिनों मैं खुद खेतों में अनुभव कर रहा था। जब मेरे को विश्वास हो गया कि यही खेती देश को बचाएगी, किसान को बचाएगी, लोगों का स्वास्थ्य बचाएगी, पर्यावरण बचाएगी, गौ माता को बचाएगी। और मेरा उत्पादन जब पूरा आ गया, अनुभव हो गया, उसके बाद मैंने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती मिशन को बढ़ाने में कदम आगे बढ़ाए। और उन्हीं दिनों डॉक्टर राजेश्वर चंदेल जी सबसे इधर वाली कुर्सी पर बैठे मंच के ऊपर, ये वो सज्जन थे जिन्होंने पूर्णकालिक इस मिशन में आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रहते हुए आपने इसमें इतना योगदान किया। वहां हमारे एक आईएएस अधिकारी थे राकेश कंवर, जिन्होंने मेरा एक भाषण, जिसमें सारे हिमाचल प्रदेश के मंत्री थे, मुख्यमंत्री, विधायक थे, और उनमें जब मैंने ये विषय रखा और मैंने कहा ये काम दीवाने कर सकते हैं, पागल जो पैशन में है वो कर सकते हैं, ऐसा कौन आदमी है जो इस जहर मुक्त खेती से करके और आने वाली पीढ़ियों को बचा सकता है। ये ड्यूटी लगाने से नहीं होगा, दबाव से नहीं होगा, प्रेशर से नहीं होगा। आप में कोई तो ऐसा आदमी हो जो इस खेती में सहयोग करे, तो आपको आश्चर्य होगा। उस लोगों की भीड़ में वो आईएएस अधिकारी, इस समय राकेश कंवर, हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं आज के दिन। उस आदमी ने खड़ा होकर कहा मैं इस काम को करूंगा। और ये 2 लोग, उनको मैंने कृषि विभाग में सचिव बनवाया और उसके कारण डॉक्टर राजेश्वर चंदेल और राकेश कंवर, 2 लोगों की टीम ने, मंत्री 2 लोगों की टीम ने इतना काम किया। वहां इस समय हिमाचल प्रदेश की 99 पंचायतों में प्राकृतिक खेती होती है। इस समय इतना बड़ा परिवर्तन। वहां सेब पैदा होता है जिनके रंग को देखकर आप खाते हैं कि लाल लाल सेब है तो हम भी लाल लाल हो जाएंगे। मैं भी यही सोचता था, पर जब मैं वहां रहा पता लगा एक सेब में
फूल आने से टूटने तक 14 से 15 जहर के स्प्रे होते हैं और उसके लिए पूरा कार्ड बना रखा है वहां कृषि वैज्ञानिकों ने। इस 15 दिन में ये स्प्रे, अगले 15 दिन में इसका स्प्रे, अगले 15 दिन में ये जहर, तब वो लाल लाल सेब आपके द्वार पर पहुंचता है। ये हालत है सेब की। लेकिन आज डॉक्टर राजेश्वर चंदेल इनकी टीम ने वहां करीब 30,000 किसान ऐसे खड़े कर दिए जो प्राकृतिक ढंग से ही सेब का उत्पादन करते हैं, साग भाजी का उत्पादन करते हैं। और आश्चर्य कमाल अभी हुआ, कितने पेड़ थे डॉक्टर साहब अभी बगीचे के? 120 पेड़ सेब के 9 लाख रुपए में आपने बेचे, 9 लाख में। और ये किसके पेड़ थे? इनकी यूनिवर्सिटी के कृषि विज्ञान केंद्र के। जो लोग ये कहते हैं कि जहर डाले बिना खेती हो ही नहीं सकती, यूरिया नहीं डालोगे कुछ नहीं होगा, जहर नहीं डालोगे नहीं होगा, इससे बड़ा प्रमाण क्या है? आज वो 30,000 किसान। और एक और मजे की बात, वहां सरकार चेंज हो जाती प्रांतों में, वहां आजकल दूसरी सरकार है कांग्रेस की। उनमें कुछ ऐसे महानुभाव आए जिन्होंने इसको भी राजनीति बनाने की कोशिश की कि भाई ये तो पिछले लोगों ने शुरू किया था, दूसरों ने, इस प्राकृतिक खेती की जरूरत नहीं, जैविक खेती जो है वो ठीक है। वहां के किसानों ने लठ उठा लिए कि इसको बंद नहीं होने देंगे, और वो बंद नहीं होने दी। आज इस समय एमएसपी में रेट यदि कहीं प्राकृतिक खेती को मिलता है तो वो आज हिमाचल प्रदेश सरकार देती है। इतनी लोकप्रिय आज वो हो गई। ये क्यों हो पाई? क्योंकि लोगों ने अनुभव किया कि इससे धरती की गुणवत्ता बढ़ गई है, पर्यावरण बच गया, लोगों का धन बच गया। कितना खर्चा इसमें होता है, सारा दिन कीटनाशक डालते थे। जब मैं गांव में जाता था ना भाई, स्वास्थ्य की बात करता हूं, तो गांव में छोटे छोटे गांव हिमाचल प्रदेश में, तो मैं बैठ जाता था, आसपास के लोग आते थे, नीचे हम बैठ जाते थे। प्राकृतिक खेती की मैं बात करता तो कितने ही वहां 80% बहनों ने हमारा साथ दिया, क्योंकि वहां जमीन थोड़ी, गुजारा करने के लिए पुरुष तो नौकरी पर जाते, महिलाएं ज्यादा खेती बाड़ी पशुपालन संभालती। तो मैं देखता था उन बहनों के भाइयों के ये हाथ है ना, ये गले हुए रहते थे, चमड़ी गली रहती थी कितने लोगों की। तो मैं पूछता था तुम्हारे ये हाथ इतनी बुरी तरह, और वो खुजली करते रहते, परेशान रहते थे। मैं बात करता हूँ खुजली करते रहते। मैंने कहा बहुत लोगों को ये दिक्कत है, क्यों आपको ये? तो वो बताते थे कि हमारी जमीन छोटी, और उसमें जो ये क्या नाम हाउस क्या बोलते, ग्रीन हाउस ये जो बनाते हैं ना खेती करने के लिए, अब उसमें सब्जी लगाते हैं, और उसमें जब स्प्रे करते हैं तो स्प्रे जो ना कपड़ों में से भी शरीर में घुस जाता है, और उसका परिणाम वो बताते थे मेरे को। हम यूं स्प्रे नहीं करते, एक आदमी वहां नंबर लगता था। अब की बार घर में बड़ा पिता स्प्रे करेगा, दूसरी बार माता जी स्प्रे करेगी, तीसरी बार बड़ा बेटा करेगा, फिर उसकी पत्नी करेगी, ऐसे बदल बदल के करते थे। इतना होने के बाद भी उनके हाथ बेचारों के चेहरे खुजली बीमारियों से ग्रसित रहते थे। ये हाल था वहां का। और गजब की बात एक और सुनाई, डॉक्टर राजेश्वर चंदेल का एक अभी शिष्य है प्राकृतिक खेती करने वाला, मेरे पास आता, शर्मा वो क्या नाम है, जो ऊंची पहाड़ी पे आपने भेजा था अभी हमारे खेत के लिए भी, जो स्प्रे पंप दे के गया, उसको भी यही बीमारी थी, पूरा शरीर गला हुआ था। और उसने मेरे को बताया कि जी मैं जब जहर वाली खेती से प्राकृतिक खेती में आया तो जो जीवामृत बनाते हैं ना गोमूत्र गोबर से, मैं उसको हाथ से घोलता था। हाथ से घोलने लगा तो मेरा वो जो चर्म रोग था वो जड़ से नष्ट हो गया।
जड़ से नष्ट हो गया। ये उसी ने मेरे को बताया। आप देखो ये दो खेती, एक लोगों को गला रही है, बीमार कर रही है, एक केवल घोलने से ही बीमारी को खत्म कर रही। तो खेत में जाएगी तो वो कैसा स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। तो आदरणीय भाइयों, दो विषय आज के, हमने शरीर को स्वस्थ रखना है। इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सक, योग के लोग, मेडिटेशन के लोग यहाँ पर बैठे। मैं आपकी इस पद्धति से बहुत गंभीरता से जुड़ा हुआ हूँ, अब भी जुड़ा हुआ। मैं नियमित, खाना छूट सकता है, 1 घंटे का मैं योग नहीं छोड़ता। नियमित प्राणायाम में करता हूँ, नियम जीवन के साथ उसके बिना गाड़ी नहीं चलती, इतना मैंने उसको जोड़ लिया। और प्राकृतिक चिकित्सक में कैसे बना, इसकी भी रोचक घटना है। मैं प्राकृतिक किसान कैसे बना, ये घटना मैंने बताई। अब प्राकृतिक चिकित्सक में कैसे बना, अपना जो गुरुकुल है ना कुरुक्षेत्र में, उसको संचालित करता था। वहां काम मैं बहुत करता था। वो संस्था मेरी नहीं है, वो एक ट्रस्ट की थी। मैं तो उसमें एज ए प्रधानाचार्य सर्विस करता था। लेकिन मैं इतना डीप चला गया कि उसकी मैनेजमेंट को कोई चिंता नहीं थी। मैं जो बच्चे पढ़ते थे ना, वहां न कोई सरकारी अनुदान था। और ये जो 200 एकड़ जमीन है ना जिसकी चर्चा की, ये किसी ने संभाली नहीं, ट्रस्ट का था, कोई जिम्मेदार नहीं था, उस पर लोगों ने कब्जे कर लिए। 22 साल की गिरदावरी कर ली, उससे हमें कुछ नहीं मिलता था। टूटी फूटी जगह थी, 50-60 बच्चे थे, 21 साल की मेरी उम्र थी। उसको वो मेरी ड्यूटी लग गई। और वो गरीबों के बच्चे थे, कुछ माँ बाप दे नहीं पाते थे, उनको मैं दिन में पढ़ाता, रात को दोपहर बाद में गांव में जाता, उनके लिए गेहूं चावल दान में मांगता था लोगों से। ऐसा काम मैंने किया। और ये काम लंबी बात न करते मैंने 22 वर्ष तक किया, 22 साल। और वो बच्चे जो 50-60 थे ना, उससे आज वहां 1500-1600 बच्चे। और वो बच्चे पता कौन है आप? अब वहां एडमिशन नहीं मिलता। अब वहां प्रवेश दिलाने के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें लगाते हैं तो भी नहीं मिलता। और आज उस गुरुकुल की जानकारी, जिसमें कोई बच्चे नहीं भेजता था, जिनके पालन के लिए कुछ हमारे पास नहीं था, जमीन पे लोगों ने कब्जे किए, सारी मैंने वो जमीन छुड़वाई लोगों से। और बच्चों का स्टैंडर्ड इतना आगे बढ़ाया कि पिछले 1 साल की उपलब्धि बताता हूँ। पिछले 1 साल की, पिछले साल में 17 बच्चे उस गुरुकुल के एनडीए में गए, 9 बच्चे नीट में गए, 7 बच्चे आईआईटी में गए। और अब तक मैं 70 बच्चे उसी गुरुकुल से एनडीए में दे चुका हूं। ये परिणाम आते वहां एडमिशन नहीं मिलता। वहां पिछले वर्ष 250 बच्चे नए मैंने लेने थे, 13,500 बच्चे हमारे एडमिशन में बैठे थे। 13,500 में से 250 बच्चे मैंने सिलेक्ट किए। वो संस्था जो इस हालत में थी, वहां मेरे को पहुंचाने में जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा लग गया। तो मैं एक दिन दोपहरी को एक गांव में, लूएं चल रही, मई का महीना, मैं बच्चों के लिए भिक्षावृत्ति कर रहा था, गेहूं मांग के। और हम कितने अमीर थे इसका भी अनुमान करो। गुरुकुल की हालत क्या थी। हमारे पास साइकिल भी नहीं था। जो मैं मांगने जाता था ना, बोरी भी एक ही थी मेरे पास, जिसमें लोगों से 10 किलो 20 किलो मांगता, कंधे पर रखता और किसी एक घर में उसको ढेरी लगा लेता था। ऐसे घर में जो ज्यादा मेरे को दाम देता था। तो मैं दोपहरी में ये काम कर रहा था लू में। मेरे को बुखार हो गया, लू लग गई। मैंने देखा यदि तो बुखार में लेट गया तो ये बच्चे कहां से खाएंगे, भूखे मरेंगे, और कोई आय का साधन नहीं। तो मैं अपने आप अपना डॉक्टर बना। एक क्रोसिन अंग्रेजी की गोली आती